और इसमें थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो गया था, बड़ा है प्रकरण। तो धार्मिक जीवन हमने इनका पढ़ा था, 1 मिनट में हम इसको रिवाइज़ करेंगे, फिर हम इसमें आगे आगे की कहानी शुरू करेंगे। रिलीजियस लाइफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। तो एक तो क्या था, हमने पढ़ा कि ये मातृ देवी के उपासक थे। जितनी मोहरें मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं, ज़्यादातर उनमें मातृ देवी की जो है प्रतिमाएं या अंकन उनका मोहरों पर ज़्यादा मिला है। ये सिर पर जो है दिए जैसी, दीपक जैसी आकृति है, जिसमें संभवतया तेल और बाती जलाकर रख कर और जलाया जाता था, ठीक है, इस प्रकार से माना जाता है। उसके बाद में ये सारी कहानी हमने पढ़ी। सभी विद्वान इन देवियों को या इन मूर्तियों को मातृ देवी की प्रतिमा मानते हैं। मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में ही हम लोगों को प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद में पुरुष देवताओं की अगर बात करें तो इसमें हमें कई रूप मिलते हैं पुरुष देवताओं के, जिसमें सबसे मुख्य है पशुपतिनाथ की मोहर या पशुपतिनाथ का अंकन, जिनकी तुलना आज के भगवान महादेव से की जाती है। उसके बाद में एक अन्य मोहर देखी जिसमें ये पुरुष की आकृति है, जो एक मचान पर, पेड़ पर बने मचान पर बैठी है, और उसके आगे एक तो क्या है, बैल का चित्र और एक त्रिशूल की आकृति है। इनकी तुलना भी वर्तमान के महादेव से या भगवान शिव से की जाती है। इसके अलावा पशु की पूजा की जाती थी, बहुत सारे पशु होते थे, मतलब उनका अंकन मिला है मोहरों पर, मुद्राओं पर, बहुत सारी मूर्तियां भी मिली है, मिट्टी की मूर्तियां। वो इस बात का प्रमाण है कि संभवतया पशुओं की पूजा भी की जाती थी। काल्पनिक पशु भी होता था, हम लोगों ने एक मोहर देखी, 3 मुख वाले किसी जानवर का चित्र, ओके, और इस काल्पनिक पशु की भी उस समय संभवतया पूजा की जाती थी। यज्ञ, अग्नि पूजा और पशु बलि सब कुछ प्रचलित था, सब कुछ होता था। इनका अंधविश्वास प्रचलित थे, पुनर्जन्म में विश्वास था, जादू टोना, झाड़ फूंक और ताबीज, इन सब में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास रखते थे, ठीक है। फिर हमने इनका आर्थिक जीवन पढ़ा, और आर्थिक जीवन में हम ये पढ़ रहे थे कि एक तो ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता। व्यापार वाणिज्य, उद्योग धंधे, कृषि, पशुपालन, ये इनके जीवन का आधार था, ठीक है। अधिशेष उत्पादन होता था, तो आर्थिक स्थिति इनकी समृद्ध थी। पशुपालन हमने देखा, बहुत सारे पशु थे, सुअर और ये मतलब क्या, पालतू और जंगली दोनों था, ये देख लिया था हमने। कुत्ता पालतू पशु था, ऊंट का भी पालन करते थे, गधे के साक्ष्य भी मिले हैं। घोड़े के बारे में अभी तक विद्वान मतलब क्या है, पेशो पेश में है, असमंजस में है, घोड़ा था या नहीं था, लेकिन सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है, जो संभवतया परवर्ती काल की है, बाद के काल की मानी जाती है। हाथी, बाघ, ये सारे पशु थे, सिंह से परिचित संभवतया नहीं थे। कृषि हमने पढ़ लिया था, उपजाऊ क्षेत्र था तो कृषि कार्य खूब होता था। ये सारे उपकरण होते थे जो प्रयोग करते थे। मिट्टी का हल मिला है बनावली से, और कालीबंगा से जालीदार कृषि के प्रारूप मिले हैं। लोथल और रंगपुर से चावल मिला है, बनावली से उत्तम किस्म का जौ मिला है। ये सारी फसलें होती थी। उसके बाद में ये गेहूं की 2 किस्में मिली है, बड़ा गेहूं और छोटे दाने वाला गेहूं। 6 धारियों वाला जौ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कपास की खेती के प्राचीनतम प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए। उद्योग, ये भी हमने पढ़ लिया, कौन कौन से उद्योग थे। हाँ, ये सब कुछ मतलब क्या है, उद्योग विकसित था। व्यापार का प्रकरण हम लोगों को कल पढ़ना था, थोड़ी सी हमने इसकी कहानी शुरू की थी। तो सिंधवासी आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार उनका उन्नत अवस्था में था। सिंधव सभ्यता की विशेषता, वहाँ असंख्य छोटे बड़े नगरों की उपस्थिति थी। बहुत सारे नगर हम लोगों ने देखे ही हैं, ठीक है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, संभवतः ये सारे नगर ही थे। और इन सारे नगरों में व्यापार जो है वो प्रचलित था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तो बड़े शहर थे, कालीबंगा भी, और लोथल एक बंदरगाह के रूप में या एक बड़े बंदरगाह के रूप में उस समय अपनी भूमिका निभाता था। उसके अलावा हमने 3 बंदरगाह और देखे लोथल के अलावा। पश्चिम से हम अगर पूर्व की ओर आए तो सुल्तान गेडोर, बालाकोट और एक अल्लादीनो, और ये तीनों एक सीरीज में थे, जो कि अरब सागर के किनारे वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो ये सारे जो थे, इनसे व्यापार उस समय होता था। ये एक चित्र है, ओके, और इस चित्र में थोड़ी सी चीज़ें आपको शायद क्लियर हो। इसकी क्लैरिटी आप थोड़ा सा अगर ठीक करके देखेंगे तो मतलब क्या एचडी में करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें दर्शाई गई है। मैं इसको मेरे हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्र है। ये वाला जो कलर है, ये एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे क्षेत्र जो हैं, यहाँ पर ये सुल्तान गेडोर था, यहाँ पर बालाकोट, यहाँ पर अलादीनो, यहाँ पर लोथल के मतलब जो है नगर हुआ करता था। पश्चिम में ये वाला एरिया लिखा है एलम, ये फारस का क्षेत्र है, फारस, ठीक है। ये वाला एरिया है आजकल का मेसोपोटामिया, यानी कि आजकल का इराक, प्राचीन काल का मेसोपोटामिया। यहाँ लिखा है दिलमुन, ये दिलमुन जो DILMUN, ये दिलमुन जो लिखा है, ये यहाँ वर्तमान में एक देश है, बहरीन देश। मैं यहाँ लिख देता हूँ बहरीन, बहरीन, ओके। यहाँ पर लिखा है मगन, ये भी एक देश है वर्तमान दक्षिण पश्चिम एशिया में।
ओके, इनकी चर्चा हम करेंगे। कैसे? ये सारे क्षेत्र थे जिनके साथ सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। कल हमने एक मैप देखा था, वो मैंने हाथ से बना के बताया था। ये एक बना बनाया मानचित्र है जिस पे हम इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम थोड़ी सी कहानी पढ़ लेते हैं। संपन्न सैंधव जन अधिक से अधिक विलासिता की वस्तुएं प्राप्त करना चाहते थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता में अमीर लोग खूब थे, क्योंकि कृषि उन्नत थी, पशुपालन उन्नत था, उद्योग उन्नत थे, बहुत सारी वस्तुएं बनाते थे, वस्तुओं का निर्यात करते थे। तो क्योंकि ये लोग संपन्न थे, प्रॉस्पेरस कल्चर था, तो ये लोग बाहर से वस्तुएं या विलासिता की वस्तुएं मंगवाना पसंद करते थे। और इस खोज में उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में दूर दूर तक बस्तियां बसाई। अफगानिस्तान, मध्य एशिया तथा पश्चिम एशिया के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाए। एक तो उन्होंने क्या किया कि अगर हम मानचित्र के हिसाब से देखें, ये मान लीजिए भारत है, तो ये पाकिस्तान तो भारत ही था। यहाँ पर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का एरिया। यहाँ पर है मतलब क्या है, पश्चिम एशिया, और यहाँ पर है दक्षिण पश्चिम एशिया और आगे का क्षेत्र। ओके, यहाँ पर है मध्य एशिया। तो सिंधु निवासियों ने इस क्षेत्र के साथ, इस क्षेत्र के साथ और इस क्षेत्र के साथ, माने कि पूरे पश्चिम और उत्तर पश्चिम के एरिया के साथ में अपने व्यापारिक संबंधों का विस्तार किया। इसके साथ साथ आंतरिक भागों में भी उन्होंने दूर दूर तक अपनी बस्तियां बसाई। कहाँ कहाँ तक हम यहाँ पढ़ चुके हैं, दक्षिण में दैमाबाद तक, पूर्व में आलमगीरपुर तक, पश्चिम में सुल्तानगढ़ तक, ये पूरा एरिया इनके अधीन था। चलो, हड़प्पा सभ्यता में उद्योग विकसित अवस्था में थे, लेकिन हड़प्पाई क्षेत्रों में हमें उन उद्योगों के लिए कच्चा माल हड़प्पाई क्षेत्रों में उन उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं था। अतः सिंधुवासी कच्चे माल की प्राप्ति हेतु दूर दराज की यात्राएं करते थे। अब एक खास बात है, हमने एक कहानी पढ़ी, मैंने बताया कि उद्योग क्या होता है। उद्योग, उद्योग का मतलब होता है कच्चे पदार्थ को इस प्रकार प्रसंस्कृत करना। क्या हो रहा है ये? उद्योग का मतलब होता है कच्चे माल को इस प्रकार प्रसंस्कृत करना। प्रसंस्कृत को अंग्रेजी में कहते हैं PROCESS, प्रोसेस करना, इस प्रकार से प्रोसेस करना जिससे कच्चा माल अधिक उपयोगी, अधिक मूल्यवान, निर्यात के योग्य बन सके, उद्योग कहलाता है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा है, खाली स्टोन है एक, और उस स्टोन को तराश कर उससे मूर्ति बनाना। कोई मिट्टी है, कांचली मिट्टी, चीका मिट्टी या कोई और मिट्टी, सामान्य मिट्टी, उस मिट्टी को गीला करके उसको प्रोसेस करके तैयार करके उससे मृदभांड बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी की मूर्ति, मृण मूर्ति बनाना, ये सब क्या है, उद्योग था उस समय जो प्रचलित था। तो क्योंकि सिंधु सभ्यता, अच्छा पत्थर है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, चार्ल्स डनी है, गोमेद है, कार्नेलियन है, लाजवर्द है, या फिर जैसे मान लीजिए चार्ट है, सेलखड़ी है, अलग अलग प्रकार के पत्थर हैं। इन पत्थरों को तराश कर आकृतियां देना, तो ये उस समय का उद्योग था। अब खास बात क्या थी कि उस समय उद्योग तो विकसित थे इंडस सिविलाइजेशन के, लेकिन इनके पास कच्चा माल जो है वो कम होता था। तो ये विभिन्न क्षेत्रों से यात्रा करते थे, अलग अलग क्षेत्रों की, दूर दराज के क्षेत्रों की यात्राएं करते थे, और वहां से कच्चा माल यहाँ लेकर आते थे, रॉ मटेरियल, अलग अलग प्रकार के पत्थर लेकर आते थे, बहुमूल्य धातुएं लेकर आते थे, सोना चांदी तांबा वगैरह, और फिर उनको अपने यहाँ लाकर प्रोसेस करके उनसे चीजें बनाकर, वस्तुएं बनाकर, मूर्तियां इत्यादि बनाकर बाहर निर्यात करते थे। ओके, उन उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं था, रॉ मटेरियल कम था। ओके, मतलब है सिंधवासी कच्चे माल की प्राप्ति हेतु दूर दराज की यात्राएं करते थे। कच्चे माल की प्राप्ति व्यापार वाणिज्य कर्म का प्रथम सोपान था, पहला काम था। मतलब जब व्यापार करेंगे तो व्यापार में उनको क्या चाहिए कि वो निर्मित वस्तुओं को बाहर बेचें। निर्मित वस्तुएं तभी बेचेंगे जब वस्तुएं होंगी, और वस्तुएं बनाई जाएंगी रॉ मटेरियल से। तो रॉ मटेरियल को प्राप्त करना इनका पहला टास्क होता था, पहला मतलब क्या है, टारगेट होता था। ठीक है, दूसरे सोपान में निर्मित वस्तुओं को घरेलू, क्षेत्रीय और विदेशी बाजारों तक पहुंचाना पड़ता था। पहला काम क्या होता था, कच्चा माल मंगवाना। पहले तो कच्चा माल लेने के लिए यात्रा करते थे, फिर जब कच्चा माल आ गया तो उसको प्रोसेस करके वस्तु बनाते थे, उस वस्तु को बाहर करते थे, निर्यात, एक्सपोर्ट करते थे। सेंधवासी निम्न वस्तुएं इन क्षेत्रों से प्राप्त करते थे। अब ये कई बार प्रश्न आ जाता है, किस क्षेत्र से क्या मंगवाते थे, किस क्षेत्र से कौन सा कच्चा माल मंगवाते थे। तो चांदी जो है ये अफगानिस्तान एवं ईरान, मुख्यतः अफगानिस्तान से मंगवाई जाती थी। जैसे कि हमने मानचित्र देखा, हम मैप के हिसाब से अगर बात करें, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए भारत है, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान और ये ईरान है, ये अफगानिस्तान है। ठीक है, चांदी इस क्षेत्र से मंगवाई जाती थी, चांदी अफगानिस्तान और ईरान से, मतलब ज्यादातर अफगानिस्तान से। सोना मंगवाया जाता था कर्नाटक में स्थित कोलार की खान से। कर्नाटक आप जानते हो भारत में यहाँ है, और कर्नाटक के दक्षिण में कोलार क्षेत्र है जहां वर्तमान में सोना निकाला जाता है बड़ी मात्रा में, या सोने का मुख्य भंडार भारत में कोलार में ही है। तो यहाँ से सोना मंगवाया जाता था सिंधु सभ्यता में। ये सिंधु सभ्यता का एरिया है, मैं सिंधु सभ्यता के क्षेत्र को लाल से अंकित कर देता हूँ, ये सिंधु सभ्यता का एरिया है। यहाँ से तो मंगवाते थे चांदी, यहाँ से मंगवाते थे सोना।
कर्नाटक के क्षेत्र से। तांबा राजस्थान स्थित खेतड़ी ताम्र खान से, और कुछ तांबा ओमान से मंगाते थे। तांबा 2 स्थानों से मंगाया जाता था, एक तो खेतड़ी से और एक ओमान से। मैप के हिसाब से अगर हम देखें तो मान लीजिए ये भारत है, ठीक है? यहाँ पर मतलब क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में यहाँ राजस्थान था, राजस्थान से ये लोग तांबा मंगवाते थे, क्योंकि तांबा का उत्पादन खूब होता है खेतड़ी सिंघाना में आज भी। तो इस क्षेत्र से संभवतः तांबा मंगवाते थे। कुछ तांबा पश्चिम से मंगवाया जाता था। यमन, ओमान, ये अरब कंट्रीज में देश हैं, तो संभवतः वहां से मंगवाया जाता था। टिन अफगानिस्तान से मंगवाते थे, ये अफगानिस्तान है यहाँ, यहाँ से टिन मंगवाया जाता था। सेलखड़ी बलूचिस्तान एवं राजस्थान से। अब सेलखड़ी पत्थर है, और ये सेलखड़ी पत्थर बलूचिस्तान से मंगवाया जाता था। आप इस मैप के हिसाब से अगर देखें, मैं अलग कलर से दर्शा देता हूँ, ये वाला पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान उस समय भारत ही था, या इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत ही आता था। तो पाकिस्तान के इस वाले एरिया में प्रांत है बलूचिस्तान, जहाँ सुल्तान गडोर है। मैंने पहले भी इसकी कहानी कई बार बताई है। इस बलूचिस्तान से मंगवाया जाता था सेलखड़ी पत्थर, और कुछ सेलखड़ी मंगवाया जाता था राजस्थान के क्षेत्र से। यानी कि बलूचिस्तान और राजस्थान से सेलखड़ी पत्थर मंगवाया जाता था। लाजवर्द मणि, लाजवर्द, लाजवर्द लेपिस लाजुली इसको कहा जाता था। नीले कलर का पत्थर था। हमने देखा था लाजवर्द की बनी हुई मतलब क्या कई वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, और सबसे ज्यादा जो है वो लाजवर्द के मणके मिले हैं। बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर के मणके होते थे लाजवर्द के। बदख्शां उत्तरी अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के उत्तर में कोई एरिया है, वहां कोई स्थान है बदख्शां। उस बदख्शां मतलब बदख्शां ऐसे बदख्शां, बदख्शां से वो लोग लेपिस लाजुली मंगवाते थे, यानी कि लाजवर्द मणि, लाजवर्द पत्थर। उसके बाद में फिरोजा खुरासान से। ये खुरासान ईरान का कोई क्षेत्र है, वहां से ये लोग फिरोजा, ये फिरोजा पत्थर का कोई प्रकार होता था, वो मंगवाते थे। चौट पत्थर बलूचिस्तान से। आप जानते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान में था, और पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। तो बिलोच क्षेत्र से या बलूचिस्तान से ये लोग चौट पत्थर को आयात करते थे। लाल रंग फारस की खाड़ी स्थित होर्मुज से। ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी है, ईरान के दक्षिण पश्चिम में फारस की खाड़ी है। उस पर्सिया की खाड़ी से, माने कि फारस की खाड़ी से ये लोग मतलब लाल रंग का आयात करते थे। देवदार और शिलाजीत। अब ये शिलाजीत और देवदार मतलब क्या है, औसत देवदार तो एक वृक्ष है, और शिलाजीत एक औषधीय मतलब पदार्थ है। तो इनका जो आयात है ये हिमालयी क्षेत्र से करते थे, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से, यानी कि कोई कश्मीर का क्षेत्र है या कोई उत्तराखंड का क्षेत्र है, संभवतः वहां से ये लोग इन चीजों का आयात करते थे। और ये अलग अलग वस्तुएं थी जिनका अलग अलग क्षेत्रों से ये लोग आयात करते थे। फिर आता है विदेशी व्यापार। अब निश्चित सी बात है कि अगर कहीं से कोई कच्चा माल मंगवा रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का व्यापार है, और कच्चे माल को प्रोसेस करके वस्तु बनाकर निर्मित वस्तुएं निर्यात कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का विदेशी व्यापार है। तो इनका ट्रेड जो था वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों था। और एक्सटर्नल ट्रेड में, विशेष रूप से विदेशी व्यापार में, भारत के बाहर स्थित अनेक देशों के साथ इनका बिजनेस होता था। हम थोड़ी सी कहानी पढ़ लें, फिर हम इस पे बात करेंगे। वासियों का व्यापार के व्यापारिक संबंध अनेक बाहरी संस्कृतियों के साथ थे, जैसे मेसोपोटामिया, ये आज के किस देश का क्षेत्र था, इराक का। मिस्र आप जानते हो, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित एक मुख्य बड़ा देश है। इजिप्ट, अल काहिरा इसकी राजधानी है, काहिरा। और उस समय यहाँ इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी, मिस्र की सभ्यता। तो उनके साथ व्यापार होता था। मेसोपोटामिया में दजला, फरात, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों की सभ्यता थी, मैंने कई बार नाम लिए हैं। उर, उरूक, मारी, बेबीलोन, सुमेर, ये सारे नगर थे वहां मेसोपोटामिया इराक में, उनके साथ व्यापार होता था। क्रीट, यूनान देश के पूर्व में स्थित, मतलब ग्रीस देश के पूर्व में एजियन सागर में स्थित एक टापू है, क्रीट द्वीप। और उस क्रीट द्वीप पर सिविलाइजेशन मिली है, जिसको क्रीट की सभ्यता कहा जाता है। वो सभ्यता 2500 3000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व के आसपास की है। और सिंधु घाटी सभ्यता भारत में 2250 2500 के आसपास है। तो इन लोगों का मतलब इंडस सिविलाइजेशन का क्रीट के साथ संभवतया व्यापार होता था। वहां से कुछ इस प्रकार की मोहरें मिली है जो इंडस प्रकार की है, सैंधव प्रकार की है, जो इस बात का प्रमाण है कि क्रीट देश के साथ इन लोगों के व्यापारिक संबंध रहे होंगे। फारस की खाड़ी स्थित देशों के साथ, फारस की खाड़ी यानी कि पर्सिया की खाड़ी, जिसके किनारे एक ईरान है, यमन है, ओमान है, बहरीन है, आजकल का सऊदी अरब है, इन सारे दक्षिण पश्चिमी एशिया के देशों के साथ व्यापार होता था। अगर हम इसको इस वाले मैप के हिसाब से देखें अब, तो आपको क्या पता चलेगा, देखिए। चलो एक और थोड़ा सा कहानी पढ़ लेते हैं, फिर इसमें बात पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों के अनेक पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं। अब मेसोपोटामिया कहाँ था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्र है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्र।
जिसमें यहाँ सुतकान-गेडोर, यहाँ बालाकोट, यहाँ अल्लादीनो, यहाँ लोथल था। ठीक है, ये जो 4 मैंने बिंदु बनाए हैं, ये वाले बंदरगाह थे सिंधु सभ्यता के। अच्छा, इनका व्यापार होता था पश्चिम में। तो ये वाला जो एरिया है, इसको कहा गया है फारस की खाड़ी। ये फारस की खाड़ी थी बीच-बीच में। ये बीच का एरिया फारस की खाड़ी है और इसके उत्तर में ये वाला एरिया है ईरान। ये ईरान देश है, ईरान। और ईरान को कहा जाता था फारस। ईरान का प्राचीन नाम है फारस। ओके, इसके आगे यहाँ ये वाला एरिया आजकल का मतलब क्या इराक देश या उस समय के हिसाब से इसका जो प्राचीन नाम है वो है मेसोपोटामिया। इसके साथ व्यापार होता था यहाँ से। एक तो ईरान के साथ व्यापार था, फारस की खाड़ी से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था और इसके किनारे वाले जो क्षेत्र है दिलमुन, मगन, मेलुहा, इनके साथ व्यापार था। ओके, अच्छा, इसमें क्या लिखा है? मेसोपोटामिया से मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों के अनेक पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि मेसोपोटामिया से एक हड़प्पाई व्यापारियों की बस्ती मिली है। मेसोपोटामिया जो है ना, मैं इसको साफ कर देता हूँ। मेसोपोटामिया ये है, दजला और फ्रात नदियों का क्षेत्र। यहाँ एक ऑलरेडी विकसित सभ्यता थी। कुछ विकसित नगर थे यहाँ और दुनिया में कुछ चीजें ऐसी थी जो सबसे पहले यहीं उत्पन्न हुई थी, मेसोपोटामिया में ही। जैसे कि मिट्टी की बनी हुई पट्टिकाओं पर लेखन कला की शुरुआत सबसे पहले सुमेर ने की थी। सुमेर, और सुमेर मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन का एक स्थान था। यहाँ मारी, उरूक, उल, ये समृद्ध नगर थे जो नदियों के मतलब बहाव प्रवाह क्षेत्र में उस समय एक विकसित संस्कृति का प्रमाण प्रस्तुत करते थे। दजला और फरात नदियों के, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के आसपास। तो ये कहा जाता है कि मेसोपोटामिया में ऑलरेडी कुछ सभ्यताएं विकसित थी, ऑलरेडी कुछ बस्तियां विकसित थी क्योंकि नदियां थी और उपजाऊ क्षेत्र था। वहां से एक ऐसी बस्ती मिली है। अब सिंधु सभ्यता तो ये है, इंडस सिविलाइजेशन तो ये है। ओके, जो कि इसका मूल क्षेत्र है भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र। और ये मेसोपोटामिया अलग है वेस्ट में। तो यहाँ से कोई छोटी बस्ती मिली है, हड़प्पाई बस्ती, माने कि यहाँ कोई ऐसी कॉलोनी मिली है, घर मकान वास्तुकला के अवशेष मिले हैं जो उसी प्रकार के हैं जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन के हैं। कहने का मतलब मेसोपोटामिया में इनकी सभ्यता मिली है, यहाँ इराक में इनकी सभ्यता मिली है। निश्चित सी एक मतलब सामान्य सी बात है कि मेसोपोटामिया के क्षेत्र में जो कि बहुत पश्चिम में है भारत से, हड़प्पा की बस्ती कैसे विकसित हुई? ये वहाँ कोई कॉलोनी 2, 4, 5, 10 घर कैसे विकसित हुए जो कि बहुत पश्चिम में है? तो वो इस बात का प्रमाण है। वहाँ कुछ मोहरे, मृदभांड, अवशेष इस प्रकार के हैं जैसे सिंधु सभ्यता में है। तो वो इस बात का प्रमाण है कि संभवतः इनका व्यापार होता होगा। कुछ व्यापारी लोग वहाँ गए होंगे, उन लोगों ने वहाँ अपनी एक टाउनशिप बना दी होगी और जब यहाँ से व्यापारी जाते थे या वहाँ से वापस आते थे, तो उस यात्रा के दौरान वहाँ जाकर लोग कुछ समय के लिए ठहरते होंगे। तो इंडस सिविलाइजेशन की एक बस्ती मेसोपोटामिया में प्राप्त हुई है, जो इस बात का प्रमाण है कि इनके आपस में व्यापारिक संबंध थे। चलिए, कुछ लोगों का मानना है कि मेसोपोटामिया से एक हड़प्पाई व्यापारियों की बस्ती मिली है। मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों में दिलमुन, ये दिलगुन लिखा है, दिलमुन है ये। दिलमुन, मगन एवं मेलुहा नामक क्षेत्रों का उल्लेख है। इन क्षेत्रों से मेसोपोटामियाई लोगों के व्यापारिक संबंध थे। चलो मैं इस पे अगले वाले पेज पे कर देता हूँ, फिर हम बात करते हैं। दिलमुन का समीकरण बहरीन से, मगन का समीकरण मकरान तट से एवं मेलुहा का समीकरण सैंधव क्षेत्र से किया जाता है। देखो 3 शब्द मिले हैं। एक तो शब्द मिला है दिलमुन, एक शब्द मिला है मगन, मगन, और एक शब्द मिला है मेलुहा। ये 3 नाम मिले हैं। अब ये 3 नाम मिले कहाँ हैं? ये थोड़ी-सी कहानी हम हमेशा पढ़ते हैं, थोड़ी-सी समझने वाली बात है। हमेशा से हम ये कहानी पढ़ते हैं कि दिलमुन, मगन, मेलुहा, ये नाम मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मिले हैं और इंडस सिविलाइजेशन के साथ इन तीनों शब्दों का कोई रिलेशन है, संबंध है। देखो, ये 3 नाम है ना, ये सिंधु सभ्यता में नहीं मिले। इंडस सिविलाइजेशन में ये सब शब्द नहीं मिले। ये 3 शब्द मिले हैं मेसोपोटामिया के अभिलेखों में। उनके इराक के अभिलेखों में ये 3 नाम मिले हैं क्योंकि ईरान के अभिलेखों को पढ़ा गया है, भारत के सिंधु सभ्यता के अभिलेखों को अब तक पढ़ा नहीं गया है। तो वहां के अभिलेखों में माने मेसोपोटामिया के अभिलेखों में 3 नाम मिले हैं। देखो 3 नाम कौन कौन से मिले हैं? एक तो मिला है दिलमुन। मैं इसको थोड़ा सा जो है स्पष्ट कर देता हूँ ये बात क्या है। ये मेसोपोटामिया है और इनकी अपनी सभ्यता थी मेसोपोटामिया की।
दजला फरात की सभ्यता जिसको कहते हैं, या बेबीलोन की सभ्यता, सुमेर की सभ्यता, इसी के भाग हैं। अब इनकी जो सभ्यता थी उसके कुछ अभिलेख मिले हैं, और वो अभिलेख है ना, उनमें इन्होंने बताया है, मेसोपोटामिया के लोगों ने या इनकी सभ्यता में मतलब क्या है, बताया है कि 3 क्षेत्र हैं कोई। एक तो कोई क्षेत्र है दिलमुन नाम का, एक कोई क्षेत्र है मगन नाम का, और एक कोई क्षेत्र है मेलुहा नाम का। इन 3 के साथ हमने व्यापार किया है, मतलब इन्होंने व्यापार किया है। सिंधु लोगों ने व्यापार नहीं किया। मेसोपोटामिया के लोगों ने 3 क्षेत्रों के साथ व्यापार किया है। ऐसा उनके अभिलेखों में लिखा है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में। तो इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता जब मेसोपोटामिया के अभिलेखों को पढ़ते हैं, तो वो ये मतलब क्या जानने का प्रयास करते हैं कि मतलब जो दिलमुन, मेलुहा या मगन लिखा है, ये किसके लिए लिखा है, किसके लिए वर्णन आया है। तो पुरातत्ववेत्ताओं ने उत्खनन के आधार पर, अवशेषों के आधार पर, परीक्षण के आधार पर और कुछ अनुमानों के आधार पर ये माना है कि दिलमुन क्षेत्र जो है ना, वो इसको माना गया है। ये वर्तमान में मतलब यहाँ पर आजकल देश हैं, बहरीन देश, बहरीन, दक्षिण पूर्वी एशिया का फारस की खाड़ी के किनारे स्थित एक देश है, बहरीन। तो संभवतः मेसोपोटामिया का बहरीन के साथ व्यापार होता था। एक बात, दिलमुन इसको कहा उन्होंने, बहरीन को, यहाँ दिलमुन लिखा है इंग्लिश में, दिलमुन। अच्छा, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला एरिया, ये आजकल मतलब क्या है, मकरान तट कहलाता है, यमन देश है यहाँ, उस यमन देश का एरिया है, समुद्र का किनारा है अरब सागर और फारस की खाड़ी का, इसको मकरान तट कहा जाता है। तो ये वाला एरिया जो है ना, मकरान तट वाला क्षेत्र, संभवतया इस क्षेत्र के लिए उन्होंने मगन शब्द का प्रयोग किया था, मकरान तट। यानी कि दिलमुन, बहरीन, इसके साथ व्यापार होता था, मकरान तट, इसके साथ व्यापार होता था, मेसोपोटामिया का। तीसरा शब्द उन्होंने प्रयोग किया है मेलुहा, मेलुहा। इतिहासकारों का मानना है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो तीसरा नाम आया है मेलुहा, वो संभवतया सिंधु सभ्यता के लिए आया है। मतलब वो लोग बता रहे हैं कि हमने एक तो दिलमुन के साथ व्यापार किया, मतलब बहरीन के साथ व्यापार किया, एक हमने मगन के साथ व्यापार किया, यानी कि मकरान तट के साथ व्यापार किया, और एक हमने व्यापार किया मेलुहा के साथ। तो भारत का जो क्षेत्र है ना, इंडस सिविलाइजेशन का क्षेत्र, उस सिविलाइजेशन के लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया मेलुहा। अब ये प्रश्न अगर ऐसे पूछा जाए कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता को किस नाम से बताया गया है, ओके, तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता का नाम बताया गया है मेलुहा, मेलुहा नाम से इसको परिभाषित किया गया है। चलिए, मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों में दिलमुन, मगन और मेलुहा नाम के क्षेत्रों का उल्लेख, अब ये कहानी स्पष्ट हो गई। इन क्षेत्रों से मेसोपोटामियाई लोगों के व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, दिलमुन का समीकरण बहरीन से, मगन का समीकरण मकरान तट से, और मेलुहा का समीकरण सैंडव क्षेत्र से किया गया है। अगर आपको पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया के लोगों ने क्या कहा, या इस क्षेत्र को किस नाम से बताया है, तो मेलुहा के नाम से। अच्छा, हम इसको साफ कर देते हैं ऐसे। अतः मेसोपोटामियाई लोग सैंडव क्षेत्र से सूती वस्त्र, हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं एवं कार्लेनियन पत्थर के बने मणके आयात करते थे। हड़प्पाई मुद्राएं भी मेसोपोटामिया क्षेत्रों से मिलती है, ये हमने पढ़ लिया कि वहाँ हड़प्पाई बस्ती मिली है, उस बस्ती से कुछ मुद्राएं यानी हड़प्पा की कुछ मोहरें भी प्राप्त हुई है। कहने का मतलब हड़प्पा मेसोपोटामिया से तो व्यापार इनका था ही। संध वासियों का मिस्र, फारस की खाड़ी एवं क्रीट से भी व्यापारिक संबंध थे। तो क्रीट जो है ना, इस वाले मैप में अगर हम देखें, क्रीट कहाँ है, ये वाला जो मैप है ना, इस पर हम क्लियर करते हैं। एक तो इनके संबंध यहाँ थे मेसोपोटामिया से, ये तो हमने पढ़ लिया। एक फारस की खाड़ी मतलब फारस का क्षेत्र है, इससे संबंध थे। एक इसमें लिखा है मिस्र, तो मिस्र देश यहाँ है अफ्रीका महाद्वीप में, इनके साथ में इनके व्यापारिक संबंध थे। अब एक क्रीट द्वीप लिखा है, इस वाले मैप में बताया नहीं क्रीट, हम इसको अपने हिसाब से देख लेते हैं। ये क्रीट लिखा है ना, इसे इसको हम हमारे हिसाब से देखते हैं। चलिए, मान लीजिए कि ये भारत है, इस प्रकार ये भारत देश है, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान, ये ईरान देश है, ईरान, ओके। यहाँ पर ये है इराक का क्षेत्र, उस समय का, आजकल का इराक, उस समय का मेसोपोटामिया। इसके पास में ऐसे ऐसे करके ये सऊदी अरब का क्षेत्र है, सऊदी अरब, दक्षिण पश्चिम एशिया का क्षेत्र, अरब कंट्रीज जिसको कहते हैं, इसमें यमन, ओमान, कई सारे देश आ जाते हैं। ये वाला अरब सागर का क्षेत्र है, अरब सागर, और यहाँ महाद्वीप है ऐसे विशाल, उस महाद्वीप का नाम है ऐसे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका का ये वाला देश है मिस्र, इजिप्ट देश। ठीक है, अब क्या है कि ये वाला जो है ना, इसके उत्तर में ये यहाँ ऐसे स्पेन देश है ऐसे, ये यहाँ इटली देश है, इस प्रकार से इटली, ये पूरे का पूरा यूरोप महाद्वीप है। यहाँ ये ग्रीस देश है, ग्रीस, ग्रीस जिसको कि प्राचीन काल में कहा जाता था यूनान, यूनान देश है। यहाँ इटली है, ये ग्रीस है। हम पहले वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इसकी कुछ कहानी देख चुके हैं।
अब क्या है कि जो ग्रीस है ना, इस ग्रीस के पूर्व में यहाँ समुद्री क्षेत्र है, ये वाला समुद्री एरिया है और इस समुद्री एरिया में यहाँ कुछ टापू है। समुद्री एरिया का नाम है एजियन सागर। ये जो समुद्र है ना, इस समुद्र का नाम है एजियन सागर। एजियन सागर, इंग्लिश में AGEAN, एजियन SEA, एजियन सी कहा जाता है। अब ये एजियन सागर यहाँ है पूरा समुद्र और उस एजियन सागर में एक टापू है ग्रीस के पूर्व में, एशिया और उसके बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में है ये। इसका नाम है क्रीट द्वीप। और क्रीट देखा जाए तो भारत से बहुत दूर है, क्योंकि अगर हम इंडस सिविलाइजेशन को देखें तो इंडस तो यहाँ है और ये हमने पढ़ लिया कि इंडस सिविलाइजेशन का ईरान के साथ व्यापार था, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था, अरब के साथ व्यापार था और इनका मिस्र के साथ भी व्यापार था। ओके, इनकी कुछ मतलब मोहरें या इनके कुछ अवशेष क्रीट से मिले हैं। ओके, और वो इस बात का प्रमाण है, क्रीट से मिले हुए अवशेष, कि संभवतया इनका व्यापार क्रीट के साथ भी होता होगा। यानी कि ये वाली जो लाइन है, संदर्भ वासियों का मिस्र, फारस की खाड़ी एवं क्रीट से भी व्यापारिक संबंध थे। तो क्रीट है ना, एजियन सागर में स्थित यूरोप और भारत के बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में छोटा सा टापू है। यहाँ से भी सिंधु लोगों का व्यापार होता था। चलिए, ये है इनके व्यापार की कहानी। अच्छा, एक बात और है। हाँ, इसके बाद में बात आती है यातायात की। तो यातायात आप देख लीजिए। संध्या काल में स्थल और जलमार्ग दोनों से व्यापार होता था। हमने जब इतनी कहानी पढ़ी है तो ये तो स्पष्ट हो ही गया कि व्यापार किस प्रकार से था। यातायात था तो ही तो व्यापार होता था। स्थल मार्ग के यातायात में मुख्य साधन ठोस पहिए वाली बैलगाड़ी थी। स्थल मार्ग में अगर ये यात्रा करते थे तो निश्चित सी बात है, क्योंकि घोड़ा नहीं था तो बैलगाड़ी होती थी ठोस पहिए वाली। इसके अतिरिक्त भारवाहक पशुओं का भी यातायात के लिए प्रयोग किया जाता था। भारवाहक पशु यानी कि गधा, ऊंट या फिर मान लीजिए बैल, इनका भी प्रयोग किया जाता था। जलमार्ग से यातायात का मुख्य साधन नाव एवं जलपोत थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता में किसी स्थान से नाव प्राप्त नहीं हुई है। प्रॉपर नाव जो है, नाव के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन नाव का अंकन मिला है मोहरों पर और उस अंकन से पता चलता है कि संभवतः नाव होती होगी। इसके अलावा एक बंदरगाह मिला है, डॉकयार्ड। एक क्या बल्कि वैसे तो 4 नगर है जिनको बंदरगाह के रूप में जाना जाता था, लेकिन प्रॉपर डॉकयार्ड एक स्थान पर मिला है, लोथल से। और वो इस बात का प्रमाण है कि संभवतः इन लोगों के नाव भी होती थी, बंदरगाह भी होता था और नाव और बंदरगाह के द्वारा ये समुद्री यात्रा भी करते थे। देखिए, संदर्भ स्थलों में वास्तविक नाव का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। वास्तविक नाव कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई। ओरिजिनल नाव जो है ना, कहीं से नहीं मिली। लेकिन मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृदभांड से नाव का चित्र मिला है। मोहनजोदड़ो और लोथल दो स्थानों से एक मोहर मिली है। मोहनजोदड़ो से एक मृदभांड है उस पर और लोथल से एक मोहर है उस पर। नाव का चित्र मिला है। नाव का चित्र मिलता है। लोथल से मिट्टी के बने नाव के 5 मॉडल मिले हैं। अलग-अलग मिट्टी के मॉडल मिले हैं 5, मतलब नाव के प्रतिकृतियां या नाव की नकल मिली है 5, छोटी-छोटी मिट्टी के खिलौने के रूप में। इसी तरह लोथल से डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं लोथल से, हमने पढ़ा है। 214 गुना 36 मीटर का घेरा, ऐसा राव ने जिसको जहाजों की गोदी कहा, विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह। तो इस सब से प्रतीत होता है कि संभवतः समुद्री यात्रा भी ये लोग करते थे, नाव भी प्रयोग किया करते थे। मापतोल। अब बात आती है कि मापतोल का सिस्टम क्या था। भार माप के बटखरे मिले हैं बड़ी संख्या में, हम लोग पढ़ते हैं। चंद्रवासी मापतोल की इकाइयों से परिचित थे। नाप के लिए पैमाने का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से सीप का बना पैमाना मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लें। सीप का बना पैमाना। ओके, हड़प्पा से तांबे का पैमाना, लोथल से हाथी दांत का पैमाना एवं कालीबंगा से मिट्टी का बना हुआ पैमाना मिला है। यानी कि जो भार माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला पैमाना है, 4 स्थानों से मिला है। एक तो मिला है मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना। इन चारों को आप अंडरलाइन कर लें, चारों को याद कर लें, पूछ सकते हैं पेपर में। मोहनजोदड़ो से सीप का बना, हड़प्पा से तांबे का पैमाना, लोथल से हाथी दांत का पैमाना और कालीबंगा से मिट्टी का पैमाना। तो मैंने इनकी तस्वीर ढूंढने की कोशिश की गूगल में, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं हुई, मिली नहीं। तो अगर मिलेगी भविष्य में तो मैं इसको प्रदर्शित करने का प्रयास करूंगा। ये 4 पैमाने मिले हैं अलग अलग। उसके पश्चात सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों से बड़ी मात्रा में बाट प्राप्त होते हैं। बाट, बाट के लिए एक शब्द और आता है, बटखरे। और बटखरे का मतलब वह मतलब क्या है, वस्तु या वह पदार्थ या वह औजार, वह उपकरण जिसका प्रयोग अ, भार मापने के लिए तराजू में किया जाता है, भार के माप के लिए। ओके, तो बटखरे जो है ये बड़ी संख्या में मिले हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है।
जो कक्षा 12 का भी एग्जाम हुआ था उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा गया था, सिंधु सभ्यता में बाट किस पत्थर के बने होते थे? तो बाट बने होते थे चौट पत्थर के, चौट, चकमक पत्थर कहते हैं इसको हिंदी में, चौट पत्थर, इस चौट पत्थर के बाट बने होते थे। सिंधु सभ्यता के पुरा स्थलों से बड़ी मात्रा में बाट प्राप्त होते हैं। मापतोल का मानक रूप यहाँ प्राप्त होता है। बाट चौट पत्थर के निर्मित होते थे। कई अलग अलग आकार प्रकार के होते थे। सामान्यतः बाट जो है ना, ये द्विगुणा आधार पर होते थे। द्विगुणा, हम इसको कह सकते हैं BINARY, बाइनरी सिस्टम के आधार पर। और बाइनरी का मतलब ये होता था कि एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, आठ के बाद 16, 32 ऐसे। मतलब एक, दो, चार, आठ, 16, 32, 64, 128, इस प्रकार। एक के बाद मतलब पहले के बाद दूसरा बाट उसके डबल आकार का होता था, उसके बाद तीसरा उसके डबल आकार का, चौथा उसके डबल आकार का। यानी बाट के मतलब पैमाने के रूप में द्विगुणा सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। अच्छा, घनाकार, अच्छा बाट अलग अलग आकार प्रकार के होते थे, गोलाकार भी थे, बेलनाकार भी थे, चौकोर भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ये घनाकार बाट प्रचलित थे। तो सिंधु सभ्यता में बाट होते थे भार माप के लिए। अलग अलग पत्थर के बने होते थे, इनमें सर्वाधिक चरट पत्थर के बनाए गए हैं। और घनाकार बाट होते थे, इनमें द्विगुणा पद्धति का प्रयोग किया जाता था, द्विगुणा आधार। फिर बात आती है सैंधव कला की। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्ट कला कैसी थी? एक सेकंड के लिए। हाँ जी, असुविधा के लिए खेद है। सैंधव कला, कला का मतलब आप जानते हैं कि किस प्रकार के आर्ट जो है इस समय विकसित हुए। सैंधव कला सभ्यता में कला के विभिन्न पक्षों का विकास हुआ। अलग अलग जो है पार्ट्स जो है या अलग अलग एस्पेक्ट्स जो है कला के, वो हम लोगों को इंडस सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। देखिए, बारी बारी से हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें है मुद्राएं या मोहरें। मुद्राएं या मोहरें, इसका मतलब है कि सिंधु सभ्यता में बहुत सारी सील्स बनाई गई। अंग्रेजी में इसको कहते हैं SEAL, सील। और सील माने कि इस प्रकार से ठप्पे। आजकल जब हम लोग स्टैम्प जिसको बोलते हैं, स्टैम्प, STAMP, जैसे कि कोई मतलब कि हम किसी से अटेस्टेड करवाते हैं, कोई वकील हो, कोई अधिकारी हो, तो उनकी एक स्टैम्प होती है, मोहर। उस स्टैम्प को कहा गया मुद्राएं या मोहरें। ओके, अंग्रेजी में इसको कहा गया सील या स्टैम्प। तो बहुत सारे प्रकार की सील्स मिली हैं। आप ये सारी सील्स देखें, एक सेकंड के लिए इसको क्वालिटी बढ़ाकर पिक्चर की और इसको देखें और कोशिश करें ये जानने की कि इन पे किस चीज़ का अंकन है। आप पहले वाली सील को देखिए, इस पर एक अलग प्रकार की मतलब आकृति आपको दिखाई देगी। दूसरी वाली सील को देखिए, एक सिंग वाले बैल का अंकन है। तीसरी वाली सील को देखिए, अलग प्रकार की है। चौथी वाली थोड़ी अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं दिख रही। ये वाली देखिए एक सिंग वाला बैल है। ये वाली देखिए इस पर कोई अलग पशु दर्शाया गया है तो एक सिंग वाला बैल ही, थोड़ा अलग तरीके से है। ये वाली सील अलग तरीके की है, ये अलग है, ये अलग तरीके की है। बाघ जैसा कोई पशु दर्शाया गया है। ये वाली अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, ये अलग और बाकी लास्ट वाली अलग। और ये एक मतलब एक पैमाना है या एक आधार है कि अलग-अलग प्रकार की ये सारे हैं, ये सारे प्रकार नहीं हैं। ये तो एक उदाहरण लेकर आया हूँ मैं कि किस प्रकार से सील बनाई जाती थी और किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाता था। ओके, तो ये एक उदाहरण है। बहुत सारे प्रकार की सील्स होती थी, कुछ गोलाकार होती थी, कुछ बेलनाकार होती थी, कुछ गोलाकार होती थी, कुछ आयताकार होती थी। अलग-अलग प्रकार की सील्स होती थी, अलग-अलग प्रकार की मोहरें होती थी। और सिंधु सभ्यता की कला जो है उसका सबसे ज़्यादा विकास हम लोगों को इसी में दिखाई देता है। एक बात और है, सील जो होती है मोहर, उसमें रिलीफ चित्रकला यानी कि जो उत्कीर्ण करने की कला है, उसका उदाहरण मिलता है। क्योंकि आप जानते हैं सील में क्या होता है कि अक्षरों को या चित्रों को या जो कुछ भी हम लोगों को ठप्पा लगाना है, छापना है कागज पर, कपड़े पर या किसी भी वस्तु पर, उस छपाई को सील के अंदर उकेरा जाता है, उभारा जाता है। तो उभारने की जो कला है उसको कहा जाता है रिलीफ कला या उत्कीर्ण करने की कला। सिंधु सभ्यता की मोहरों में रिलीफ कला
यानी कि उत्कीर्ण करने की कला का शानदार उदाहरण हम लोगों को मिलता है, शानदार प्रमाण मिलता है। यानी कि पत्थर पर शब्दों को अक्षरों को या चित्रों को उकेरने की कला में वो लोग माहिर थे। ठीक है? चलो हम इसको देख लेते हैं यहाँ से, फिर हम इस पे आगे बात करेंगे। सैंडलपुरा स्थलों के खनन से अभी तक 2500 से अधिक मोहरें मिल चुकी है। 2500 से अधिक मुद्राएँ, सील्स प्राप्त हो चुकी हैं। ये मुद्राएँ विभिन्न प्रकार के पत्थरों, ठीक है? जिनमें सेलखड़ी, चर्ट, चर्ट हमने पहले देखा था, चकमक पत्थर कहते थे। सेलखड़ी ये एक और पत्थर है। क्वार्ट्ज, गोमेद, कांचली मिट्टी, ये कांचली मिट्टी मिट्टी का एक प्रकार है। सामान्य मिट्टी एवं तांबे की बनी हुई है। यानी कि कुछ जो है मोहरें वो पत्थर की है, जिसमें कि सेलखड़ी, चर्ट, क्वार्ट्ज, गोमेद ये सारे हैं। कुछ मिट्टी की, कांचली की, सामान्य मिट्टी की है, कुछ तांबे की बनी हुई है। सबसे ज्यादा जिसकी मुद्राएं बनी हैं वो है सेलखड़ी। अगर आपको पूछा जाए सिंधु सभ्यता में बाँट किसके बने हैं, भार माप के बटखरे, तो चौट पत्थर के बने हैं। और अगर ये पूछा कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें किसकी बनी हैं, तो सेलखड़ी पत्थर की बनी है। सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर होता है जिससे बहुत सारी मोहरें बनाई गई हैं। ओके, बहुत सारी मोहरें मिली हैं, 2500 से अधिक। और जैसे मैंने बताया कि सिंधु कला का वास्तविक जो हम लोगों को दर्शन है ना, वो इन मोहरों में मिलता है। क्योंकि बहुत सी कला, बहुत सा उनका धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन की जानकारी या बहुत से अलग-अलग पक्षों की जानकारी हम लोगों को मोहरों से मिलती है। कैसे पक्षियों का या कैसे पशुओं का या कैसे मनुष्यों का अंकन हुआ है। हम नारी जो है उसका बात करते हैं, मातृ देवी की बात करते हैं, या हम लोग ये बात करें कि धार्मिक जीवन में मातृ देवी प्रधान थी, या समाज में नारियों का स्थान महत्वपूर्ण था। तो बहुत कुछ उसका अंदाजा मोहरों से ही लगाया जाता है। चलो, ये वाली फोटो आपने देख ली। इसके आगे तांबे की मुद्राएं अल्प मात्रा में लोथल एवं देसलपुर से मिली है। लोथल गुजरात में है, देसलपुर भी गुजरात से है। तो तांबे की मुद्राएं ज्यादा नहीं मिली, दो स्थानों से प्राप्त हुई है। एक तो है लोथल और एक है देसलपुर। इन स्थानों से तांबे की मोहर मिली है। मुद्राएं वर्गाकार, आयताकार, गोल एवं बेलनाकार बनाई जाती थी। जैसे कि मैंने बताया कि बेलनाकार भी थी, आयताकार भी थी, गोल भी थी और वर्गाकार भी थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिली है ना, वो वर्गाकार है। और वर्गाकार का मतलब, कि आयताकार का मतलब तो ऐसे है कि लंबाई और चौड़ाई समान नहीं है। ओके, वर्गाकार जिसमें लंबाई चौड़ाई समान हो। ठीक है, गोलाकार ढोलाकार आप जानते ही हैं। तो खास बात क्या है कि सबसे ज़्यादा जो मिली है ना, वो वर्गाकार है, ये वाली। और यहाँ जो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फोटो, इसमें भी देखो सारी वर्गाकार ही हैं। कोई एक आध हो सकता है आयताकार हो। तो वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार मोहरें बनाई गई, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहरें वर्गाकार बनाई गई थी। अच्छा, एक बात और है, जो वर्गाकार मोहरें थी उनका आकार 2.8 सेमी के वर्ग में होता था। 2.8 सेमी के वर्ग का मतलब ये है कि 2.8 गुणा 2.8 ये आकार होता था मोहरों का। यानी कि ये वाली लेंथ जो है इसकी, ये 2.8 है, और ये वाली लेंथ भी 2.8 है, ये वाली लेंथ भी 2.8 है, और ये वाली लेंथ भी, ये जो है 2.8 है। यानी कि 2.8 के वर्ग में मोहरें, 2.8 सेमी के वर्ग में मोहरें बनाई गई। माने कि छोटी सी मोहर होती थी 2.8 बाई 2.8, और उसको ठप्पे के रूप में या मोहर के रूप में वो लोग प्रयोग करते थे। मोहरें बनाई जाती थी सेलकड़ी पत्थर की। इनमें सबसे लोकप्रिय वर्गाकार मुद्राएं थी जो सेलकड़ी पत्थर से बनी थी। लोकप्रिय वर्गाकार मुद्राएं 2.8 सेमी के वर्ग में बनाई जाती थी। लोथल से बटन जैसी गोल मुद्रा मिली है जो फारस की खाड़ी में लोकप्रिय थी। अब हम लोगों ने एक बात पढ़ी कि लोथल जो है वहां से दो प्रमाण मिले हैं जो फारस के साथ उनके व्यापार के सूचक थे। एक तो लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, डोकयार्ड, बंदरगाह। और एक लोथल से फारस की मोहर मिली है। तो जो फारस की मोहर है ना, इसका मतलब ये है कि बटन के आकार की गोलाकार मोहर मिली है, जो कि लोथल से मिली है, और वो प्रचलित उस प्रकार की मोहरें फारस में थी। संभवतः ये इस बात का प्रमाण है कि उन लोगों का फारस के साथ में व्यापार होता होगा। लोथल बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बटन के आकार की मोहर भी मैंने गूगल में ढूँढने की कोशिश की, लेकिन मुझे मिली नहीं। तो अगर आप लोगों को मिले गूगल में तो मुझे प्रेषित कर दीजिएगा। सेंडर वासियों की कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन उनकी मुद्राओं के चित्रांकन में मिलता है। ये हमने बात कर ली कि उनकी कला का वास्तविक दर्शन हमें मुद्राओं से, मोहरों से ही मिलता है, कि उन लोगों की चित्रकला या रिलीफ कला या उत्कीर्ण करने की कला किस लेवल की थी। सैंडल मुद्राओं में पशुओं का चित्रांकन अत्यंत सुंदर है। ये एक और महत्वपूर्ण बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सिंधु मोहरों में सबसे ज्यादा अंकन किसका किया गया है, पशुओं का। और पशुओं में भी एक श्रृंगी वृषभ, इसका अंकन सबसे ज्यादा हुआ है। एक श्रृंगी वृषभ, एक सींग वाला बैल। जो मैंने आपको चित्र दिखाया उसमें आप क्या देखेंगे कि ज्यादातर पे तो एक सींग वाले बैल का ही अंकन है। ओके, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में ज्यादातर में एक सींग वाले बैल का ही अंकन है। इस वाले में मतलब 5-7 अगर हमने मोहरें ली है ना, तो सब में एक सींग वाले बैल का ही अंकन है।
तो सबसे ज़्यादा पशुओं का अंकन हुआ है और पशुओं के अंकन में एक सींग वाले बैल, एक श्रृंगी वृषभ का अंकन ज़्यादा किया गया है। चित्रांकन में एक सींग वाले बैल के अलावा भी कुछ मतलब क्या पशुओं के अंकन हुए हैं। कुबड़ वाला बैल, आप ऊपर वाली मोहर देखिए, ये एक मोहर ही है, स्टैम्प ही है एक ये। यहाँ कुछ लिखा गया है सैंधव लिपि में, क्योंकि आप जानते हैं चित्राक्षरी लिपि थी, बूस्ट्रोफेदन, हम आगे इसकी बात करेंगे। चित्राक्षरी लिपि थी, तो चित्राक्षरी लिपि में कुछ बताने की कोशिश की है इंडस लोगों ने। अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए हैं। अगर हम सिंधु निवासियों की लिपि को पढ़ पाते, तो बहुत सी और चीज़ें हम लोगों को जानने के लिए मिलती। यहाँ कुछ लिखा गया है, एक कुबड़ वाले बैल का चित्र है, हम इसको साफ कर देते हैं, क्लियर। ये देखिए, कुबड़ वाले बैल, ये वाला कुबड़ कहलाता है ऐसे। इसके सिर पे 2 सींग है, 2 सींग और कुबड़दार कुबड़ वाला बैल, इसका अंकन मिला है, एक तो। उसके अलावा गैंडा, भैंसा के चित्र बहुत ही सुंदर और यथार्थ दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, माने गैंडा का भी अंकन है, भैंसे का भी अंकन है और बहुत सारी मोहरें बनाई गई है। सैंधव मुद्राओं में सर्वाधिक चित्रांकन एक श्रृंगी पशु का है। एक श्रृंगी पशु या एक सिंग वाला बैल मानते हैं संभवतया, ये इसका यहाँ मैं दूसरा चित्र लेकर आया हूँ। अच्छा, इसमें भी ऊपर कुछ लिखा गया है, जैसे कि मैंने बताया कि सिंधु लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। कुछ लोगों ने ये दावा किया था कि मैं इनकी लिपि को पढ़ सकता हूँ, लेकिन आज तक यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में इंडस लिपि को हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। अगर इनकी लिपि को पढ़ लिया जाए या पढ़ लिया गया भविष्य में कभी, तो बहुत सी और जानकारियाँ या ऐसे अनछुए पहलू हमें जानने को मिल सकते हैं, जिनसे हम अब तक हम लोग अज्ञात हैं या हमें पता ही नहीं है। हो सकता है बहुत सी चीज़ों के मायने जो हम समझ रहे हैं उससे अलग हो काफ़ी। ओके, ये वाली है और इसमें आप देखिए एक सींग वाला बैल, इसके सिर पर एक सींग क्या करती है और एक श्रृंगी वृषभ, संभवतया इनका पवित्र पशु रहा होगा ये, या इनका प्रतीक रहा होगा, जिसका बहुत सारी मोहरों पर अंकन है। मुद्राओं में सबसे सुंदर उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति नाथ की मुद्रा है। ये मैं अब दोबारा नहीं दिखाऊंगा। एक मोहर है जिसमें एक योगी है, पद्मासन की मुद्रा में बैठा है, उसके सिर पर त्रिशूल जैसी आकृति है, एक साइड में 2 अलग जानवर, एक साइड में 2 अलग जानवर, नीचे 2 हिरण खड़े हैं और इसको रुद्र शिव कहा गया। पशुपतिनाथ से तुलना की गई, मार्शल ने इसको भगवान महादेव से तुलना करी और ये सबसे सुंदर मुद्रा या सबसे सुंदर मोहर मानी जाती है। इसके बाद में है मन का। मन का, मन का अंग्रेजी में कहते हैं BEADS, बीट्स या बीट, एक मन का बीट और मन के बीट्स। अच्छा, मणके मतलब वो मणके जिनका प्रयोग माला में या माला बनाने में किया जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में जैसे हमने इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ा, सबसे पहले हमने मोहरों की बात की, बहुत सारी सैंधव कला में मोहरें प्राप्त हुई है। तो मोहरों के बाद जो चीज़ मिली है ना दूसरे नंबर पर, वो मणके हैं। बहुत सारी मालाएं मिली और मालाएं बनी हैं मणकों की, तो कुछ स्वतंत्र मणके मिले और कुछ माला में पिरोए गए मणके मिले। आप देखिए यहाँ ये चित्र, इसमें अलग-अलग प्रकार के मनके आपको दिखाई देंगे, अलग-अलग पत्थर के बने हुए अलग-अलग प्रकार के। शायद आगे एक फोटो और भी होगी, ये वाली देखिए, इसमें भी देखिए आपको अलग-अलग प्रकार के मनके मिलेंगे, छोटे आकार के, बड़े आकार के, गोलाकार, अंडाकार, गोलाकार या चौकोर, इस प्रकार। ओके, और ये सारे मनके उस समय बनाए जाते थे। अब देखिए इनके ऊपर जो अंकन किया गया है, चित्रांकन, वह भी, या मनकों में इनकी ढलाई जो है वह भी, दोनों इस बात का प्रमाण है कि सिंधु निवासी उन्नत प्रकार के मणके बनाने से परिचित थे। यहाँ से चलते हैं, सैंधव सभ्यता में विभिन्न स्थलों से हजारों की संख्या में मणके मिले हैं, 2500 के आसपास मोहरे मिली हैं और मणके हजारों मिले हैं। मणकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पत्थरों, धातुओं, मिट्टी, कांचली मिट्टी, सीप और हाथी दांत से किया जाता था। अलग अलग प्रकार के पत्थर से करते थे, जैसे कि लाजवर्द हमने पढ़ा, लेपुस लाजुली नीले कलर का होता था, कार्नेलियन, चार्ल्स डनी, गोमेद, चाट पत्थर, इन सभी से मिट्टी के भी कुछ मणके बनाए जाते थे। अच्छा, सीप और हाथी दांत के भी मणके बनाए गए, मतलब इन सारी चीजों के मणके बनाए जाते थे। चनहुदड़ो एवं लोथल से गुड़िया मनका बनाने का कारखाना मिला है। 2 स्थान हैं जिनसे मणके बनाने का कारखाना, बीड फैक्ट्री मिली है और उसमें से भी चनहुदड़ो जो है ये तो फेमस है। वह स्थान जहाँ मनके बनाने का कारखाना मिला, चनहुदड़ो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चनहुदड़ो है, हमने खूब सारी इसकी बातें पढ़ी। चनहुदड़ो मनके बनाने के कारखाने के लिए फेमस था। दूसरा स्थान लोथल है, संभवतः वहां पर भी मनके बनाए जाते थे। सेलखड़ी पत्थर के बने मनके सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। अब मनके अलग अलग पत्थरों के बनाए गए, लेकिन जिस प्रकार से मोहरें सबसे ज्यादा सेलखड़ी की बनी है, वैसे ही मणके भी सबसे ज्यादा सेलखड़ी पत्थर के ही प्राप्त हुए हैं। मणके कई आकार के बनते थे, लेकिन बेलनाकार मणके सबसे ज्यादा है। ये वाली और महत्वपूर्ण बात है। बेलनाकार का मतलब है ये वाले,
जो पहले वाला है, या आप इस वाले में देख लीजिए, बेलनाकार ये वाले, ये सारे बेलनाकार हैं। तो बेलनाकार मनके चौकोर भी होते थे, वर्गाकार भी होते थे, आयताकार भी होते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मनके मिले हैं बेलनाकार मनके। अब ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और ये हो सकता है पेपर में पूछ ली जाए। मुझे महत्वपूर्ण लगी तो मैं इनको अलग से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। रेखांकित मनके सिंधु सभ्यता के साथ-साथ मेसोपोटामिया और मिस्र से मिले हैं। रेखांकित मनके मतलब ऐसे मनके जिन पर रेखाएँ अंकित है। अब ऐसे मणका है, मान लीजिए इस प्रकार से ऐसे-ऐसे करके ऐसे मणका है। इसको हम गोलाई में ले लेते हैं ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे करके मान लीजिए मणका है। ठीक है? इस मणके के ऊपर रेखाएँ ऐसे अंकित की गई है, इस प्रकार से रेखाएँ। तो ऐसे रेखांकित मणके मेसोपोटामिया से भी मिले हैं और मिस्र से भी मिले हैं। ठीक है? सिंधु सभ्यता में भी मिले हैं। मतलब रेखांकित मणके सिंधु, मेसोपोटामिया, मिस्र तीनों में प्राप्त हुए हैं। ठीक है? हड़प्पा से एक हृदयाकार का मणका मिला है। ये पहले मैंने आप लोगों को बताई थी बात, जब हम आभूषण पढ़ रहे थे, और यहाँ ये बात दोबारा आई है। और वो जो हृदय के आकार का सोने का मणका है, ये उसका चित्र है। ऊपर वाली फोटो देखिए। हड़प्पा से एक हृदय के आकार का, दिल के आकार का, या हार्ट शेप्ड मणका प्राप्त हुआ है। ओके। संभवतः इसका प्रयोग जो है ये बाला में या किसी प्रकार से किया जाता होगा। ये इंपॉर्टेंट है। हृदय के आकार का मणका कहाँ से मिला है? तो ये है हड़प्पा। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मणके में 3 बंदरों का चित्र अंकित है। ये नीचे वाली जो फोटो आप देख रहे हैं इसमें मतलब क्या एक मनका है ये, और इस पर 3 साइड में 3 बंदरों के चित्र हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो ये इसका सिर और ये इसका बॉडी, मतलब बांदर का प्रतीत हो रहा है। संभवतया मतलब ये कोई धार्मिक प्रतीक रहा होगा, या कोई न कोई इसका अर्थ है। 3 बंदरों के चित्र वाला या 3 बंदरों के अंकन वाला मणका कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। फिर है मृदभांड, और मृदभांड की कहानी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। हमारी आज की क्लास का समय पूरा हो रहा है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। जय हिंद, जय भारत।